बच्चों, मैं राजन कुमार। आप लोगों को कल हम कुछ ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे, संसाधन। ठीक, आज सेकेंड क्लास है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे पढ़ा दिए थे संसाधन और संसाधन के प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव पढ़ाए थे, उपयोगिता के आधार पर फिर पढ़ाए थे संसाधन नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय। चलिए एक और पढ़ाए थे, लेकिन फर्स्ट देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर क्या देखते हैं। यहाँ पे जैव और अजैव, उत्पत्ति के आधार पर जैव एवं अजैव के बारे में चर्चा करेंगे। जैव संसाधन क्या होता है? वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है। वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? जैव मंडल से होती है। उसे क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। जैसे इसमें आएगा मनुष्य, वनस्पति, मछली, पशु एवं अन्य कोई भी प्राणी को ले लेते हैं। ठीक, उसको जैव संसाधन कहते हैं। एक नेक्स्ट है इसमें अजैव संसाधन। निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है। निर्जीव यानी कह सकते हैं कि मरा हुआ, जो कुछ भी मरा हुआ हो, कोई भी प्राणी या वस्तु हो, वो क्या हुआ? निर्जीव हुआ। इसमें सभी निर्जीव वस्तु आते हैं। जैसे में चट्टान, क्या चट्टान निर्जीव हुआ? धातु ले लेते हैं, फिर खनिज ले लेते हैं, अनाज, कपड़ा, जो हम कपड़ा पहनते हैं वो सब निर्जीव है। इसमें प्राण है? नहीं है। इसलिए ये अजैव संसाधन हो गए। और जैव में जिसमें वैसा संसाधन जिसमें प्राणी आते हैं, जिसमें क्या हो? जान हो, वो क्या होगा? अजैव हो गया। और अजैव जो मरा हुआ हो। फिर ये हो गया दो क्लियर। फिर कहेंगे उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उपयोगिता जो उपयोग में होते हैं उसमें संसाधन दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है नवीनीकरणीय संसाधन। क्या है? नवीनीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिसका उत्पादन एवं उपयोग बार बार किया जा सके। वैसा संसाधन जिसका उपयोग हम क्या करते हैं? बार बार करते हैं, उसको क्या कहते हैं? नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। किया जा सके तथा इसकी आपूर्ति के द्वारा संभव हो, उसे नवीनीकरणीय संसाधन। जो चीज़ को हम बार बार उपयोग करते हैं वो क्या हुआ? नवीनीकरणीय। जैसे हम उपयोग आज हम ये शर्ट पहन लिए, या फिर इसको कल धो करके फिर पहन ले, तो क्या हुआ? ये नवीनीकरणीय संसाधन हुआ। जैसे में हम इसमें एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। क्या लिखे हैं? सौर ऊर्जा, हवा, जल, विद्युत, वन, ये सब क्या होते हैं? सौर ऊर्जा का रहे हैं। सौर ऊर्जा हमको डेली प्राप्त होता है, तो एक हो गया। जैसे हवा हमको आज भी मिला, कल भी मिलेगा। जल, ये भी मिलता है। विद्युत, ये भी कह सकते हैं। वन, ये भी मिलता है। तो क्या हुआ? ये नवीनीकरणीय संसाधन हुआ। इसमें एक अब नेक्स्ट है अनवीनीकरणीय संसाधन। चलिए आप लोग इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम। नोट करके क्या कीजिएगा? आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा। एक बार दो बार रिवाइज करेंगे। चलिए नवीनीकरणीय संसाधन पढ़ाए हैं। इसमें बी नंबर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर दे सकते हैं इसमें। अनवीनीकरणीय संसाधन क्या डालेंगे? अनवीनीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। वे वस्तुएं जिसका भंडार सीमित होता है। वे वस्तुएं, लिखिए आप लोग, लिखते भी चलिए। वे वस्तुएं जिसका भंडार वे वस्तुएं जिसका भंडार सीमित होता है।
वे वस्तुएं जिसका भंडार सीमित होता है तथा जिसका निर्माण दोबारा न किया जा सके, तथा जिसका निर्माण दोबारा न किया जा सके। तथा जिसका निर्माण दोबारा न किया जा सके या पुनर्निर्माण होने में बहुत कम समय लगे उसे, या पुनर्निर्माण होने में बहुत कम समय लगे उसे हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन क्या? वे वस्तुएं जिसका भंडार सीमित हो, मतलब वे ऐसा वस्तु लेना है जिसका भंडार क्या होना चाहिए? सीमित होना चाहिए। जैसे सीमित क्षेत्र में होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या सीमित क्षेत्र जिसका निर्माण दोबारा न किया जा सके। जैसे एक चीज़, जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं या कोयला को जलाते हैं, तो क्या जलाने के बाद क्या हो जाता है? वो राख हो जाता है, शेष बचता है ना राख। तो क्या होगा? फिर से कोयला बनेगा? नहीं बनेगा। तो वही कह रहा है अनवीकरणीय संसाधन, वैसा संसाधन जिसका उपयोग एक बार कर लेने के बाद दोबारा उस पर उपयोग न कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। और अभी हम इसके पहले क्या पढ़ाएं? नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन में क्या, कोई भी अगर हम मान लेते हैं टी शर्ट पहनते हैं, हम एक बार धो करके फिर से पहन लेते हैं, तो दोबारा हम उपयोग किए ना, तो उसे नवीकरणीय कहें। और अनवीकरणीय वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद उसे दोबारा न उपयोग किया जा सके, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं? कोयला ले लेंगे। एग्जाम्पल में हम क्या ले लेते हैं? कोयला ले लेते हैं, पेट्रोल ले लेते हैं, प्राकृतिक गैस ले लेते हैं, ETC कर देते हैं। ठीक, एक है इसके आगे टॉपिक था क्या? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन हो सकते हैं? 4 प्रकार के संसाधन बताए हैं। ठीक, फर्स्ट है इसमें स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के बताए हैं? 4 प्रकार के बताए हैं संसाधन। फर्स्ट है व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन वैसा सारे संसाधन जिसका वैसा सारे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का
जिस पर किसी खास व्यक्ति का, वैसा सारे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का आधिपत्य या अधिकार हो, आधिपत्य या अधिकार हो, आधिपत्य या अधिकार हो तथा इसके एवज में, तथा एवज में, तथा इसके एवज में वह सरकार को अपनी इच्छा से सरकार को अपनी इच्छा से लगान देता है अथवा नहीं देता है। लगान देता है अथवा नहीं देता है, लगान देता है अथवा नहीं देता है। कह रहा है इसमें व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? वैसा सारे संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का, कोई खास व्यक्ति का आधिपत्य या अधिकार हो। कोई भी संसाधन मान लेते हैं मेरा मोबाइल है, इस पर किसका अधिकार है? जिसका होगा तो उसी का अधिकार होगा। तो वही कह रहा है खास व्यक्ति का अधिकार हो तथा इसके एवज में सरकार को अपनी इच्छा से लगान देता हो। मतलब जो हम टैक्स पे करते हैं उसी को लगान कहते हैं, अथवा नहीं भी देता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल देते हैं आप लोग। बाग, बगीचा, तालाब, कुआं, ETC कर देते हैं। जैसे देखिए व्यक्तिगत संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर हम किसी व्यक्ति का आधिपत्य, किसी व्यक्ति का अधिकार हो या न भी हो, या उस पर अपनी इच्छा से क्या हो, लगान देता हो। जैसे हम लोग बाग लगाते हैं, बगीचा लगाते हैं, तालाब ले लेते हैं, ये सब रहता है तो हम सरकार को, ज़्यादा हम लोग को बगीचा रहता है तो क्या सरकार को टैक्स देते हैं। वही अपना छोटा रहता है तो नहीं देते। तो वही कह रहा है अब दे अथवा नहीं दे, उसी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, लिखिए आप लोग, इसको लिखिए तो पहले। हो गया? चलिए नेक्स्ट है सेकंड नंबर, सामुदायिक संसाधन। क्या है? सामुदायिक संसाधन। नेक्स्ट है सामुदायिक संसाधन। वैसे सारे संसाधन जो वैसे सारे संसाधन जो किसी खास समुदाय अथवा समूह के लोगों, वैसे सारे संसाधन जो किसी
जो किसी खास समुदाय अथवा समूह के लोगों वैसे सारे संसाधन जो किसी खास समुदाय अथवा समूह के लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है। के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके अंतर्गत चारण भूमि, मंदिर, मस्जिद, इसके अंतर्गत चारण भूमि, मंदिर, मस्जिद, शमशान, चारण भूमि, मंदिर, मस्जिद, शमशान, सामुदायिक भवन, आदि आते हैं जो समूह के लोगों के लिए क्या है, सर्व सुलभ है। जो समूह के लोगों के लिए सर्व सुलभ है। जो समूह के लोगों के लिए सर्व सुलभ है। यहाँ पे समझ लीजिए पहले सामुदायिक संसाधन। समुदाय का मतलब होता है एक जो बैठक, हम लोग समुदाय बना करके 4-5 लड़के बैठ करके और जो कुछ भी बातें करते हैं वो क्या होता है, समुदाय होता है। वो ऐसा ही कर रहा है। वैसा सारे संसाधन जो किसी खास समुदाय, कोई खास समुदाय अथवा समूह के लोगों के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके अंतर्गत चारण भूमि, मंदिर, मस्जिद, शमशान, सामुदायिक भवन क्या आता है, चारण भूमि, मंदिर कह सकते हैं, मस्जिद कह सकते हैं, शमशान कहेंगे या सामुदायिक भवन। सामुदायिक भवन में कोई भी क्या होता है, हम लोग बैठ करके और कोई भी निर्णय लेते हैं, ये सभी आते हैं। जो समूह के लोगों के लिए क्या है, सर्व सुलभ है। ये सब हम लोगों के लिए क्या है, सर्व सुलभ है। यहाँ ये सब जगह जा कर के हम लोग पूजा पाठ करते हैं। कोई भी निर्णय लेना हो अपने गाँव समाज के हित में तो क्या सामुदायिक भवन में जा कर के करते हैं। यह सामुदायिक संसाधन हो गया। इसके आगे नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। थर्ड क्या है, राष्ट्रीय संसाधन। थर्ड है राष्ट्रीय संसाधन। लिखे, इसमें लिखे तो आर्थिक या कानूनी तौर पर आर्थिक या कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध देश या राष्ट्र के अंतर्गत देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध
देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। संसाधन राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। कहता है राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? आर्थिक या कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यहाँ कह रहा है आर्थिक और कानूनी। कानून से तो आप लोग जानते हैं नियम कानून हो गया, और आर्थिक का मतलब क्या होगा बताइए तो? आर्थिक का मतलब जो कुछ भी मेरे देश में क्या हो रहा है, पूंजी का कमी है, तो क्या हुआ, वो आर्थिक हुआ। आर्थिक ये कमी हुआ जैसे पैसा से रिलेटेड होना चाहिए। हमारे देश में क्या है, पैसे की कमी है, जॉब की कमी है, तो ये आर्थिक हो गया। और कानूनी जो नियम कानून बनाए जाते हैं उसके अंतर्गत राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन जो भी हमारे नियम कानून बनाए जाते हैं वो क्या होता है, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। राष्ट्र के हित में देखकर बना है, हमारे देश के हित में देख करके जो भी नियम कानून बनता है वो हमारे देश के हित में बनता है, उसी को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चलिए लिखिए तो इसमें, इस प्रकार के संसाधन का नियंत्रण इस प्रकार के संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। इस प्रकार के संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का नियंत्रण कौन करती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर तट 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर खुले महासागरीय क्षेत्र को समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी क्षेत्र को छोड़कर खुले महासागरीय तटरेखा को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। देखिए आप लोग राष्ट्रीय संसाधन समझिए, अब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बताते हैं। इस प्रकार के संसाधन का नियंत्रण कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था होती है वो करती है, ठीक। और ये कहाँ, ये कितना, अब कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता क्या है, ये समुद्र तट रेखा से कितना 200 किलोमीटर की दूर, कोई भी समुद्र रहता है उससे कितना 200 किलोमीटर की दूर को छोड़कर उसके बाद का जो क्षेत्र होता है वो होता है महासागरीय क्षेत्र होता है, या उसी को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं।
क्या समुद्र रेखा से कितना 200 किलोमीटर की दूरी छोड़कर उसके बाद का जो क्षेत्र होता है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आप लोग नोट कीजिए तो। कर लिए? देखिए इसके आगे हम पढ़ाएंगे अपवर्जक। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या होता है? क्या है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र? क्या है यहाँ पे क्वेश्चन टाइप में बना लेंगे अपवर्जक। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है? लिखिए किसी देश की तटरेखा से आंसर में लिखिएगा। किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर तक की दूरी 200 किलोमीटर तक की दूरी किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर तक की दूरी तक का कुछ क्षेत्र पर 200 किलोमीटर तक की दूरी तक का कुछ क्षेत्र पर 200 किलोमीटर तक की दूरी तक का कुछ क्षेत्र पर उस देश का आधिपत्य होता है। उस देश का आधिपत्य होता है। उस देश का आधिपत्य होता है। उस देश का आधिपत्य होता है जिसका केवल वही बिजली केवल वही जिसका केवल वही बिजली मत्स्य पालन परिवहन मत्स्य पालन परिवहन आदि के लिए करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। पूछेगा एक क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे, अपवर्जन आर्थिक क्षेत्र होता क्या है? तो किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक कुछ क्षेत्र पर उस देश का आधिपत्य यानी अधिकार होता है। जैसे जिसका बिजली पर, मत्स्य पालन पर, परिवहन मतलब वाहन,
पर के लिए अधिकार करता है उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्जन अधिकार क्षेत्र कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के स्तर पर भी संसाधन को 4 भागों में देखिए आगे, इसमें आगे लिखिएगा पॉइंट बना करके। विकास के स्तर पर भी संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। विकास के स्तर पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। विकास के स्तर पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है, ये नंबर लिखिएगा, संभावी संसाधन। क्या है? संभावी संसाधन। क्या है? फर्स्ट संभावी संसाधन। सेकंड लिखिएगा बी नंबर, विकसित संसाधन। विकसित संसाधन। सी नंबर लिखिएगा, संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन। डी नंबर में होगा भंडार संचालन। भंडार संसाधन। विकास स्तर पर संसाधन के कितने भाग में बांटे जा सकते हैं? हम लोग 4 भागों में बांटते हैं। विकास के स्तर पर संसाधन को 4 भाग में बांटते हैं। फर्स्ट है संभावी संसाधन, सेकेंड है विकसित संसाधन, थर्ड है संचित कोश संसाधन और फोर्थ है भंडार संसाधन। चलिए, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में कल हम बता देंगे और उसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास लेंगे। आज ये मेरा सेकेंड पार्ट था, अब आगे थर्ड पार्ट आएगा। चलिए, वीडियो अच्छे लगे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।